आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। रक्त समूह का तो अध्ययन अभी नहीं कर पाएंगे, प्रतिरक्षा के बारे में जानकारी आज की वीडियो में करेंगे। अध्याय 4 भाग 1 का अध्ययन करेंगे। हम सोचते हैं कि हम रोगग्रस्त क्यों नहीं होते, क्योंकि रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो रोगाणु प्रतिजन उसके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा जब कमजोर हो जाती है तो रोग ग्रस्त व्यक्ति हो जाता है। मानव शरीर हर दिन अनेक रोगों से उद्भाषित होता रहता है, परंतु फिर भी रोगग्रस्त नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये क्षमता जन्मजात हो सकती है या उपार्जित हो सकती है। जन्मजात वो होती है जो जन्म से ही प्राप्त है, उपार्जित वो होती है जो बाहर से ली जाती है। तब रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। जब शरीर के अंदर प्रतिरक्षा मजबूत है, अधिक क्षमता है, तब तक व्यक्ति बीमार नहीं हो पाता। लेकिन शरीर के अंदर प्रतिरक्षात्मक अंग पाए जाते हैं, वो शरीर को मजबूत प्रदान करता है। जैसे प्रतिरक्षात्मक अंग अस्थिमज्जा, लसीका पर्व, थाइमस, यकृत आदि जो रक्षात्मक अंग हैं, उसमें रक्त एवं लसीका भी कार्य करती है। ये सम्मिलित रूप से रक्षात्मक करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, तो व्यक्ति बीमार नहीं होता है। अपने शरीर के अंदर 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती है। इन प्रतिरक्षा विधियों के माध्यम से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता तैयार होती है। ये प्रतिरक्षा विधियां जो होती है वो 2 प्रकार की है। पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विज्ञान। यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है जो जन्म से प्रतिरक्षा मिलती है। इसे सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। लेकिन स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक
सहायक होते हैं जो रोगाणु से लड़ने की क्षमता तैयार करते हैं। पहला बिंदु है भौतिक अवरोध है, यानी बाहर से रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से ही रोक देते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से बाहर एक त्वचा होती है, चमड़ी होती है, ये बाहर से शरीर में अंदर प्रवेश करने से त्वचा रोक देती है। यदि वो नाक के माध्यम से प्रवेश करना चाहते हैं तो नाक के अंदर भी रोम पाए जाते हैं, पक्षाम पाए जाते हैं जो उनको रोकते हैं। उपकला पाई जाती है, श्लेष्मा उपकला जो होती है या कक्षमाभ जो होती है वो भौतिक अवरोधक है जो बाहर से प्रतिजन को रोकने का काम, रोगाणुओं को रोकने का काम करती है। रासायनिक अवरोधक अपने शरीर के अंदर भिन्न भिन्न जगह पर रासायनिक अवरोध होते हैं। वो रसायन इतने हानिकारक होते हैं कि रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, लेकिन शरीर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे अमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, योनि का अम्लीय वातावरण, त्वचा में पाया जाने वाला पसीना और मुख में पाई जाने वाली लार, आंख में पाए जाने वाला आंसू, अक्षु जो है ये रासायनिक अवरोधक है जो बाहर से वातावरण से रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। ऐसे ऐसे कोशिका अवरोधक है। अपने रक्त के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की भक्षाणु क्रिया करने वाली भक्षाणु कोशिकाएं पाई जाती है जो मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती है, जो साइटोटॉक्सिक्स कोशिकाएं जो प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हैं भक्षण कर लेगी, बाहर से आने वाले प्रतिजन या रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कहीं शरीर पर दाब लगता है तो ज्वर और सूजन ये भी एक प्रकार के अवरोधक है जो शरीर में किसी न किसी प्रकार के अवरोधक प्रदान करते हैं। ये तो पहला भाग था। दूसरा भाग है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ये अनुकूली विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अपने शरीर के अंदर एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव तथा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। अपने शरीर के अंदर एक ऐसा प्रतिरक्षा करता है जो बाहर से आने वाले जीवाणु को प्रघात करके उसको नष्ट करके हानि पहुंचाता है और वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार के जो अपन प्रतिजन को नष्ट करने के लिए बाहर से जो दवाई के माध्यम से लेते हैं वो उपार्जित प्रतिजन है, प्रतिरक्षा का काम करती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण कर देता है। ये प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण हुआ था। आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति में रोग उत्पन्न होने पर रोग स्वतः ही खत्म हो जाता है। जैसे ओरी, चिकन पॉक्स, असबड़े कहते हैं। आपने देखा होगा किसी को हो जाने के बाद तुरंत अपने आप ठीक हो जाता है और वापस कभी नहीं होता है, क्योंकि
जब प्रतिजन उसके शरीर में प्रवेश किया, वायरस प्रवेश किया, तो उस वायरस को, उस प्रतिजन को या उस रोगाणुओं को लड़ने के लिए शरीर के अंदर प्रतिरक्षा बनी थी। वह सक्रिय प्रतिरक्षा है। जब तक वापस वही रोगाणु, जीवाणु, विषाणु जो है शरीर में प्रवेश करते हैं, तो शरीर में पहले से ही प्रतिरक्षा बनी हुई है, इसलिए वापस रोग नहीं उत्पन्न होंगे, एक बार ही होंगे। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा है सक्रिय प्रतिरक्षा। कुछ प्रतिरक्षा ऐसी होती है जो निष्क्रिय है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रविष्ट कराए जाते हैं। यानी शरीर के अंदर तो प्रतिरक्षा नहीं होती है, लेकिन बाहर से प्रवेश कराए जाते हैं। जैसे अपन टिटनेस है, डिप्थीरिया है, इनके सामान्य रोगों को उन्मूलन हेतु टीके लगाए जाते हैं। तो वो टीके उस रोग विशेष के लिए है। अब टिटनेस का टीका, एक बार यदि कोई टिटनेस का टीका लग गया, बार बार भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने के बाद वापस नहीं, वो रोग विशेष के लिए, उसी रोग के लिए लगाता है। और वापस 4 महीने बाद, 3 महीने बाद यदि कोई वापस लोहे की कील लग जाती है, लोहे की वस्तुओं से क्रॉस लगती है, नसें फट जाती है, तो वापस टिटनेस का टीका लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिरक्षा निष्क्रिय हो जाती है। फिर उसको सक्रिय करने के लिए वापस इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जैसे एक बार मलेरिया होने के बाद मलेरिया के इंजेक्शन लगते हैं, वापस मलेरिया होगा तो वापस इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। क्यों? उस समय प्रतिरक्षी उस रोगाणु से लड़ गई, बाद में वो निष्क्रिय हो जाती है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिकाएं को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है, जिससे उसके शरीर में विशिष्ट रूप से प्रतिरक्षी से क्रिया या अभिक्रिया करता है। प्रतिरक्षी वो प्रोटीन होती है जो देह या शरीर में उपस्थित बी लसिका कोशिका द्वारा किसी भी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होती है। उस विशिष्ट या विशेष प्रतिजन से विशिष्ट रूप से समायोजित हो जाता है, और ये प्रतिजन की संरचनात्मक और विशिष्टता का पर निर्भर करती है। प्रतिरक्षा तंत्र की सफलता हेतु आधारभूत आवश्यकता होती है। यानी प्रतिजन एक रोगाणु है या पदार्थ है ऐसा जो बाहरी रोगाणु तथा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिजन रक्षी उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करने वाला पदार्थ प्रतिजन कहलाता है। प्रतिजन बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन अथवा उससे अधिक हो सकता है। रासायनिक संगठनों से बनता है। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होता है। कभी कभी शरीर के अंदर ये पदार्थ कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य कर देती है। यानी विषाणु संक्रमित या कैंसर ग्रसित कोशिका भी प्रतिजन के तौर पर कार्य कर देती है। प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से निर्मित होती है
प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट नाम IgG कहते हैं। ये तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करते हैं। प्रतिरक्षी का वो भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसको पैराटोप कहते हैं। विशेष रूप से ध्यान देना, प्रतिरक्षी का वो भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसको पैराटोप कहते हैं। यही वो भाग है जो शरीर में प्रतिजन प्रवेश करने के बाद ये प्रतिजन से क्रिया करता है, उसको पैराटोप कहते हैं। आज की वीडियो के अंत में आज की वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य है। मानव शरीर में कितने प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती है या कार्य करती है? विशिष्ट प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है? पैराटोप किसे कहते हैं? आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।